प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग को बधाई दी है और द्विपक्षीय बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स को और प्रासंगिक बनाने की जरूरत है। ये बड़ी बात कही उन्होंने। मोदी ने गोवा के ब्रिक्स सम्मेलन का भी जिक्र किया। डोकलाम विवाद के बाद मोदी जिनपिंग की ये पहली मुलाकात है। पूरे देश की नजर इस मुलाकात पर है और सिर्फ भारत की ही नहीं, चाइना की भी नजर है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में बहुत स्ट्रांगली अपने को प्रेजेंट किया है और आतंकवाद के मुद्दे को उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल वो करवाकर माने हैं। ब्रिक्स सम्मेलन का जो जिक्र, गोवा के ब्रिक्स सम्मेलन का जिक्र है, वो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि भारत चाह के भी उस समय घोषणा पत्र में शामिल नहीं करवा पाए थे। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के दौरान, वो सुन लेते हैं। सम्मेलन की सफलता के लिए मैं आपको我们的这个团只是受到了热情的接待和周到的安排，我对此向您表示感谢。我很高兴再次有机会跟您会见。这次的行政峰会圆满成功，对此我向您和您的代表团表示祝贺。现在的世界有迅速的变化。तो डोकलाम विवाद के बाद मोदी जिनपिंग की ये पहली मुलाकात थी, बहुत अहम मानी जा रही थी ये बैठक। और आप देख सकते हैं जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज दोनों ही नेताओं की है, कहीं ना कहीं राहत की सांस दोनों ही ले रहे हैं कि जो विवाद 73 दिन तक जो डोकलाम विवाद चला वो फाइनली सुलझ गया है और ब्रिक्स भी एक अच्छे मुकाम पर खत्म हुआ है। ब्रिक्स का सम्मेलन और जो घोषणा पत्र है उसमें आतंकवाद के मुद्दे को भी शामिल करा लिया है भारत ने, तो ये एक बड़ी जीत भी है भारत के लिए। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात जो थी वो चल रही है इस समय भी और थोड़ी देर में हम उम्मीद करते हैं कि विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई ना कोई बयान जरूर आएगा और लगता है तो कुछ ही देर में ये शुरू होने वाला है। यही दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात जारी है शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स को और अधिक प्रासंगिक बनाने की जरूरत है। हमारे साथ स्टूडियो में तमाम गेस्ट मौजूद हैं। जो अहम बैठक चल रही है इस पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ हैं और मेजर जनरल के सिन्हा जी भी मौजूद हैं। विनोद जी, बड़ा अच्छा लगा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में बोले। नहीं तो अभी तक हम सुनते थे कि रशियन राष्ट्राध्यक्ष वो रशियन में बोलता है और ट्रांसलेट किया जाता है, चाइनीज में बोलता है। पहली बार मुझे लगता है कि कोई प्रधानमंत्री इस तरह के शिखर सम्मेलन में हिंदी में बोले हैं। नहीं, कम से कम जितने प्रतिनिधिमंडलों में या यात्राओं पर मैं गया हूं जी, तो मैं इतिहास की बात तो नहीं करता कि शास्त्री जी कभी गए होंगे या नेहरू जी गए होंगे, कैसे बोले होंगे या इंदिरा जी होंगे, लेकिन पिछले अपने पत्रकारी जीवन में उसमें पहली बार मुझे, और मैं गर्व का अनुभव भी कर रहा हूं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने कम से कम इस परंपरा को आगे बढ़ाया कि अपनी भाषा में उन्होंने अपनी बात रखी, उसके बाद उसका तर्जुमा चीनी भाषा में किया गया और चीनी राष्ट्रपति ने अपनी भाषा में रखी। एक बार मैं एक उदाहरण बता दूं, एक बार मैं कहीं गया था तो वहां जब हमारे नेता जो थे वो अंग्रेजी में बोल रहे थे तो मुझसे एक उस देश के मित्र ने कहा कि बीच में अंग्रेजी क्यों आ जाती है, अपनी भाषा में हम लोग बात क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे नेता अपनी भाषा में बोल रहे हैं, आपके नेता भी अपनी भाषा में बोले, हम अपनी भाषा में उसका अनुवाद करेंगे। तो ये बहुत अच्छा संदेश है। दूसरी बात ये है कि ये जो ब्रिक्स सम्मेलन पूरा हुआ, भारत की सबसे बड़ी सफलता ये है, जो हम लोग इस पर चर्चा भी कर चुके हैं, जनरल साहब भी चर्चा कर चुके हैं, कि निश्चित रूप से हमने अपनी बात वहां रखवाई। और चीन की सफलता यह है कि मेजबान देश की मजबूरी होती है कि जो सम्मेलन आयोजित हो सफल हो, इसीलिए प्रधानमंत्री ने उसके सफल आयोजन के लिए बधाई भी दी। इसलिए चीन को भी झुकना पड़ा उन तमाम मुद्दों पर जिन पर वो अड़ियल रोक रखता रहा, क्योंकि अगर सम्मेलन में जरा भी कोई कड़वाहट होती तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेजबान देश की होती पूरी दुनिया और इसका फायदा भारतीय कूटनीति ने उठाया। इसके लिए निश्चित रूप से भारतीय कूटनीति को साधुवाद दिया जाना चाहिए। आंचल जी, मैं देख रही हूं कि आप भी मुस्कुरा रही हैं हमारे इस हिंदी वाले मुद्दे पर, लेकिन आप ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स का सम्मेलन और भी प्रासंगिक बनाने की जरूरत है। क्या मतलब निकाला जाए इस बात का, वो किस ओर उनका इशारा था?
बिल्कुल शोभना, अगर इसे देखा जाए तो अमूमन ये माना जाता है कि सम्मेलन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, एक सिग्नलिंग की कोशिश ज्यादा की जाती है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जितनी बढ़त मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। खुद कल राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी जब सम्मेलन को एड्रेस किया था, ब्रिक्स सम्मेलन को प्लेनरी सेशन में, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हम ट्रेड और इकोनॉमिक्स की ही बात करें, जितना कॉपरेशन हम चाहते हैं कि इन ब्रिक्स समूह में हो, क्योंकि दुनिया की 40% आबादी और 23% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो है वो इन देशों का होता है, लेकिन इनके बीच में आपस में और ज्यादा समन्वय होना चाहिए, वो ऑन द ग्राउंड ट्रांसलेट नहीं हो पाता है। हालांकि अब न्यू डेवलपमेंट बैंक एक पैरेलल खड़ा किया जा रहा है आईएमएफ के लिए, और साथ ही साथ जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की भी बात की जा रही है, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर फॉरवर्ड मूवमेंट देखने को मिली है, और ये सारे ही 5 देश जो ब्रिक्स समूह के हैं जो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड बहुत जल्दी में और काम करना चाहिए, क्योंकि चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स हो रही है, वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, तो ऐसे में उसमें तेजी आनी चाहिए। वो शी जिनपिंग ने भी कहा और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, लेकिन बहुत दिलचस्प बात इसमें यह भी है, आप हिंदी में की बात कर रही थी, यहां पर कल ही हमने शोभना, मैं एक ऐसी चीनी पत्रकार से मिली थी जो चीनी रेडियो के लिए काम करती है, उन्होंने हिंदी में हमारे लिए गाना भी गाया, तो कहीं ना कहीं चीनी लोगों की जो चीनी की जैसी मिठास है उसको भी टैप करने की जरूरत है। यहाँ पर रिश्तों में मिठास और चीनी की मिठास कैसे आए इसको देखने की जरूरत है, और मुझे लगता है ये कैच फ्रेज आज जरूर रहना चाहिए इस बायलैटरल द्विपक्षीय बातचीत का भी। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि 40 साल हो गए हैं, हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चीन के साथ जरूर है, लेकिन एक भी बुलेट फायर नहीं हुई है। डोकलाम विवाद भी जब चल रहा था 73 दिन दोनों की दोनों सेनाएं आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट में थी, आमने सामने थी, लेकिन सारे के सारे निहत्थे थे, ह्यूमन चेन्स बनाए खड़े थे अपनी कंट्री को गार्ड करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ किसी ने भी बुलेट फायर नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये एहसास जरूर है, और अब तो ये भी संदेश गया है इस विवाद के बाद, भले ही मीडिया वॉरफेयर बहुत ज्यादा चल रहा था चीन की तरफ से, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत की तरफ से जिस तरह से संयम का परिचय दिया गया, एक फर्मनेस, एक कूलनेस इतने दिन तक जो लगी रही, क्योंकि शायद आपको यकीन ना हो शोभना, लेकिन यहां पर 2500 साल पहले एक किताब लिखी गई थी आर्ट ऑफ वॉर, उसमें ये लिखा गया था कि अगर आपको, वो चीनी किताब कहती है कि अगर आपका जो ओपोनेंट है या दुश्मन है, अगर वो छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता है तो उसको इरिटेट कीजिए, आधी जंग तो आप वैसे ही जीत जाएंगे। इरिटेशन बहुत होने की भी कोशिश की गई, इरिटेट करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत इरिटेट नहीं हुआ। ये भी एक बहुत स्ट्रांग मैसेज गया है यहाँ पर। शोभना ठीक कह रही है आंचल आप, और उस चीनी किताब को लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर पढ़ लिया और भारत सरकार ने जरूर पढ़ लिया और चीन को खूब जमकर इरिटेट किया। मैं मेजर जनरल सर आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरह से हम देखें तो चीन का घनिष्ठतम मित्र रहा है पाकिस्तान, और वो पिछले दिनों में बहुत एहसास करा चुका है इस बात का, लेकिन क्या इसको भारत की ताकत माने कि वो इग्नोर नहीं कर पाया भारत को और डोकलाम विवाद को ग्रेसफुली सुलझाया गया? सोमना जी, आप जो कह रही हैं बहुत हद तक बहुत सही है। देखिए, चीन के लिए आज पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट देश बन गया है, नहीं है कि वो एक फ्रंटलाइन देश है, क्योंकि जो सी पैक वो निकाल रहा है, जो कि वन रोड वन बिल्ड का पहला एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर में उसने अभी तक $16 बिलियन खर्च कर चुका है। वो एक पाकिस्तान को कन्वर्ट करना चाहता है एक कॉलोनी की तरफ में, वो पाकिस्तान को यूज करना चाहता है, क्योंकि वो देखता है कि एशिया के अंदर में कोई उसका एस्पेरेंट है तो वो इंडिया को देखता है। अभी तक वो यूज करता रहा है पाकिस्तान को कि एक फ्रंटलाइन स्टेट और एक काउंटर वेलिंग फोर्स लगाए, वो उसके तरफ से खेलना चाहता है। इंडिया इस चीज को नहीं करने देना चाहता है, कि वो कहता है कि देखिए पाकिस्तान तो जो एग्जिस्टेंस है, पाकिस्तान एक बहुत ही जो देश है वो इंडिया से तुलना नहीं हो सकता है। हमारी जब तुलना है 1 to 1 बायलैटरली, तो हम आज आंख से आंख मिलाकर, चाहे वो आर्थिक मुद्दा हो, सैन्य तरीका हो, या जो एशिया पैसिफिक में मल्टी लैटरलिज्म की बात है, मल्टी पोलैरिटी की बात है, आज इंडिया काउंटर बैलेंस कर रहा है चाइना को। ये बात मेरे ख्याल से इसको ये लोग चाइना को समझा पाए हैं। आज हमारी जो डिप्लोमेसी है, ये चीज चाइना भी समझ, देखिए चाइना क्या कर रहा था। डोकलाम को लोग कहते हैं डोकलाम कोई टैक्टिकल मुद्दा नहीं है, डोकलाम को चाइना ने एक टेस्ट ट्यूब लैब की तरह यूज किया है।
वो यूज कर रहा था। एक उनकी पॉलिसी है स्लाइमी साइलेंसिंग पॉलिसी, जो आप अभी अर्चना जी बात कर रही थी, आंचल जी, वो उसकी तरफ इशारा कर रही थी। सोंजू का एक थ्योरी है जो कि जो सी जिनपिंग है उसको खेल रहे हैं। वो कहते हैं ग्रैंड स्ट्रेटजी लाइज दैट विदाउट फायरिंग ए बुलेट यू सबड्यू द एनिमी, और यही टेस्ट कर रहा था वो डोकलाम में, जहां पर मुंह की खानी पड़ी है। बहुत लोग इसको मानेंगे नहीं, ये एग्जैक्टली है। ये बहुत बड़ी हार है चाइना का। देखिए, किसी भी तरीके से आज जब हम बात करते हैं 2.5 फ्रंट की, तो इंडिया कैपेबल है ऑन ग्राउंड कि हम, भले ही बहुत बड़ा एक जायंट है चाइना, हमारा एसिमेट्री है, मगर सर्टन थिंग में हम उसके कंपैरिजन में आप खड़े हो सकते हैं। और जो हमने अपने 2 डिकेड का एक जो मल्टीपोलैरिटी ऑफ वर्ल्ड की बातें हम सोचते थे, हमारी जो ये थी डिप्लोमेसी का मेन मुद्दा था, आज हम उससे थोड़ा सा अपने को कोर्स करेक्शन करके और मोर प्रैग्मेटिक तरीके से हम मल्टीपोलैरिटी ऑफ एशिया, स्पेशली एशिया पैसिफिक रीजन के ऊपर में हम काम कर रहे हैं, और इसमें इंडिया की बहुत बड़ी जीत हुई है। बहुत बड़ी जीत है, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने को रखा, और वो भी आतंकवाद के मुद्दे पर, बहुत बड़ी जीत है। जिस तरह घोषणा पत्र में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे कई आतंकवादी संगठनों को शामिल किया गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन को और अधिक प्रासंगिक बनाने की जरूरत है। इसी मुलाकात पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट स्टूडियो में जुड़े हुए हैं विनोद जी, मसूद अजहर। अब चाइना, ये जो घोषणा पत्र आया है उसमें नाम तो आ गया है जैश ए मोहम्मद का, क्या माना जाए अब चाइना का क्या रुख रहेगा यूएन में विरोध करने? देखिए, ब्रिक्स के घोषणा पत्र में आतंकवाद पर जो चिंता व्यक्त की गई और जिन संगठनों को शामिल किया गया है जो पाकिस्तान की जमीन पर फल फूल रहे हैं, उसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, ये दोनों भारत के लिए बिल्कुल सिरदर्द हैं। और हाफिज मोहम्मद सईद और मसूद अजहर, ये 2 घोषित जो उनके प्रमुख हैं, उनको लेकर भारत की चिंता जग जाहिर है। और भारत की हमेशा कोशिश है कि एक तो इनको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए, जिसमें एक को हाफिज सईद को तो घोषित भी किया गया है, मसूद अजहर बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा जो चीन की प्रतिबद्धता है, उसका टेस्ट केस होगा एनएसजी, जब न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की सदस्यता को लेकर भारत जो है लगातार कोशिश कर रहा है, और उसमें चीन वीटो करता है, नंबर 1। और दूसरा जो है टेस्ट केस होगा जो उसको मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में जो चीन का अड़ंगा है। अगर जब आपने जैश ए मोहम्मद को शामिल कर लिया उसमें, इसका मतलब उसका जो संस्थापक है वो तो आतंकवादी है। तो अब मुझे लगता है चीन को उस बात में अपना जो अवरोध है या अपना अड़ंगा हटाना चाहिए और भारत की मांग माननी चाहिए, और जैश ए मोहम्मद को और मसूद अजहर को भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करना चाहिए। यहीं पर चीन की प्रतिबद्धता का असली परीक्षण होगा। और मुझे लगता है भारत ने एक अच्छा दबाव बनाया है, और ये बिंदु जो है भारत का, ये भारत के लिए एक बड़ा अपने केस को रखने में काफी मददगार होगा, और ये एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है भारत की। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, पाकिस्तान पर हम बात कर रहे थे, तो आपने जनरल साहब से पूछा था कि चीन पाकिस्तान का घनिष्ठ मित्र है, लेकिन पाकिस्तान का घनिष्ठ मित्र होते हुए भी चीन की जरूरत है भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना। ताकत भारत की ताकत है सर, भारत की हर तरह की भारत की उपस्थिति, भारत की ताकत, भारत का बाजार, भारत का की मनोवैज्ञानिक ताकत, भारत की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति, ये सब चीन के लिए मजबूरी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, ये बड़ी चर्चा हमारी लगातार जारी है।